थकावट की वजह से आज आंख बड़ी देर से खुली थी मेरी। जैसे तैसे फ्रेश होकर चाय लेकर बालकनी में रखी और कुर्सी पर बैठ गई। बेटे रघु के जाने के बाद आज पहली बार अकेलेपन और खालीपन का आभास हो रहा था। पर वह भी कब तक अपनी माँ के पास रहता। एक ना एक दिन उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो करनी ही थी। पिछले सप्ताह रघु ने कहा, माँ अब आप रिटायरमेंट ले लो और मेरे साथ चलो। तो कहाँ जा रहा है और मैं क्यों रिटायरमेंट लूँ? मैंने अचरज से उसकी तरफ देखा। माँ, पुलिस अधीक्षक ट्रेनिंग के बाद मेरी पहली पोस्टिंग मिली है। जितनी खुशी उसके पुलिस अधीक्षक के चयन के समय मुझे हुई थी, आज उतनी ही तकलीफ़ उसके दूर जाने से हो रही थी। पर किसी तरह खुद को मजबूत दिखाते हुए मैंने कहा, रघु मैं कहाँ कहाँ तुम्हारे साथ घूमूंगी। तुम अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हो। अपना काम ईमानदारी और पूरी लगन से करना और मेरी फिक्र न करें। मैं अभी अपना काम करने में सक्षम हूँ। और फिर तुम्हारी नेहा माँ और चाचा तो है ना मेरे पास। नेहा और लखन भैया के बहुत समझाने और भरोसा दिलाने के बाद रघु बीकानेर के लिए रवाना हुआ। अचानक फ़ोन की घंटी सुन सोच से बाहर आई। जरूर रघु होगा, चैन नहीं उसे भी। सोचते हुए फ़ोन उठाया। मेरे कुछ कहने से पहले ही उधर से एक महिला की आवाज़ आई। हेलो हेलो, मेघा है क्या? उफ, यह तो उसी की आवाज़ है। अब क्या लेना है इसे मुझसे? मेरा सब कुछ छीन कर भी चैन नहीं इसे। बिना कुछ बोले फ़ोन रख दिया मैंने। इतने वर्षों बाद उसकी आवाज़ सुनकर मेरे हाथ पैर सुन पड़ गए। दिल दिमाग दोनों मेरे बस में नहीं थे। उसके प्रति दबी हुई नफ़रत और बढ़ गई। इतने वर्षों बाद उसने क्यों फ़ोन किया मुझे? लगता है मेरा घर उजाड़ कर अभी तक मन नहीं भरा उसका। नाराज़गी और नफ़रत से मेरा सिर दर्द और बढ़ गया। किसी तरह खुद को समेटे वहीं सोफे पर लेट गई। नेहा दीदी से बात करूँ क्या? पर वे तो अभी हॉस्पिटल में होंगी। अभी फ़ोन करना मुनासिब नहीं होगा। इसी उधेड़ बुन में कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। आँख खुली तो 3 बज गए थे। दर्द कुछ कम हुआ तो भूख भी लगी थी। आज शिमला की छुट्टी थी, इसलिए आज रसोई में कुछ बना ही नहीं। मेरा कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। अभी तक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी, पर भूख के आगे मन कब तक मनमानी करता। रसोई की तरफ खुद ब खुद पाँव बढ़ गए। पराठे सेके और ड्राइंग रूम में ही आकर टीवी के सामने बैठ गई। लाख कोशिशों के बाद भी उसकी आवाज़ से पीछा नहीं छुड़ा पा रही थी। आखिर उसके फ़ोन करने का सबब क्या था? इतने वर्षों बाद उसे मेरी याद कैसे आ गई? उसकी धोखे की कहानी फिर आंखों के सामने आ गई, जैसे कुछ समय पहले की ही बात हो। बचपन में मैंने अपने माता पिता को एक सड़क दुर्घटना में खो दिया था। लड़की होने के नाते घर वालों ने मेरी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। ऐसे समय में मेरी मामी मेरे लिए खड़ी हुई। उन्होंने मेरी दादी और घर वालों को खूब खरी खोटी सुनाई और मुझे लेकर यूपी आ गई। मामा मामी का एक बेटा था राहुल। मेरे रूप में उन्हें एक बेटी मिल गई और मुझे माता पिता के साथ एक भाई। नानी थी। माँ के गुजरने के कुछ समय बाद वे भी चल बसी थी। मैं मामा मामी के प्यार दुलार में बड़ी माता पिता को तो कभी नहीं देखा, तो वही मेरे लिए माता पिता थे। मैं उन्हें माँ बाबा बुलाती। पढ़ाई के साथ साथ माँ की सीख से मैं गृह कार्यों में पारंगत हो गई थी। रंग रूप भी ऐसा था कि कोई देखकर प्रभावित हुए बिना नहीं रहता। समय बीतता गया। राहुल भैया इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद विदेश चले गए। उन्हें वही अपनी एक सहकर्मी से प्यार हो गया। भैया ने फ़ोन पर अपनी प्रेम कहानी के बारे में माँ बाबा को बताया और अगले महीने शादी की इच्छा बताई। बाबा ने तो सहर्ष स्वीकृति दे दी, पर माँ कुछ दिन नाराज रही। भैया यूपी आ गए और शादी ब्याह की तैयारियों में लग गए। माँ भी अपने इकलौते बेटे से कब तक नाराज रहती। भैया को देख सारी नाराज़गी भूल गई और सभी रस्मों रिवाजों के साथ धूमधाम से भैया का विवाह संपन्न हुआ। भाभी बहुत खूबसूरत और स्मार्ट थी। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी थी। मैं बहुत खुश थी कि भाभी के रूप में मुझे एक अच्छी सहेली मिल गई। महीना भर घर में खूब रौनक रही। माँ ने भी भाभी को अपनी बहू के रूप में खुले दिल से स्वीकार कर लिया था। 1 महीना कब बीत गया पता ही नहीं चला। अब भाभी और भैया हम सबको छोड़कर वापस जा रहे थे। दोनों की छुट्टियां ख़त्म हो गई थी। उनके जाने के बाद घर में अजीब सी उदासी छा गई थी। कुछ महीनों के बाद
मेरे लिए बाबा के एक सहयोगी के रिश्तेदार के यहाँ से रिश्ता आया। लड़का दिल्ली में रहता था, बैंक में उच्च पद पर है। घर में सिर्फ माँ है जो गांव में रहती है। दहेज के नाम पर दुल्हन सिर्फ एक जोड़े में और विवाह 15 दिनों के अंदर ही होना चाहिए। ऐसा रिश्ता पाकर मेरी माँ बलाए लिए नहीं थक रही थी। बाबा भी हर किसी आने जाने वाले से अपनी खुशियाँ बांटने में लगे थे। पर एक सवाल सबके मन में था कि विवाह के लिए इतनी जल्दी क्यों। माँ की सहेली की बेटी नेहा दीदी दिल्ली में डॉक्टर थी। माँ ने दीदी को फ़ोन पर सारी बात बताकर लड़के के बारे में पूरी जानकारी लेने को कहा। दीदी ने अपने स्तर से सभी तरह की मालूमात हासिल की और माँ को बताया कि लड़के का नाम सुनील है, वह देखने में अच्छा है, नौकरी भी बहुत अच्छी है, 2 कमरों का फ्लैट खरीद लिया है और उसमें अकेला रहता है। भैया भाभी की सहमति मिल गई कि 15 दिन में शादी हो जाए। वे लोग भी 1-2 दिन के लिए आ जाएंगे। फिर क्या था, माँ बाबा विवाह की तैयारी में जोर शोर से लग गए। समय कम होने के कारण रिश्तेदारों की फौज तो जमा नहीं हो पाई थी। हाँ, कुछ आसपास रहने वाले रिश्तेदार जरूर आ गए थे। विवाह सादगी से होना था, यह लड़की की मांग थी। फिर भी माँ ने अपने घर की सभी रस्मों को पूरा किया और मेरा विवाह संपन्न हुआ। सभी रिश्तेदार मुझ पर रश्क कर रहे थे कि इतने कम समय में ऐसा परिवार और इतना होनहार दूल्हा मिल गया। मुझे दुल्हन के रूप में देख माँ के आंसू छलक पड़े थे। फिर भी वे खुद को मेरे सामने कमज़ोर नहीं दिखा रहे थे। विदाई की घड़ी भी आ गई। माँ बाबा का धैर्य अब टूट चुका था। मुझे बाहों में लेकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह भैया और भाभी ने दोनों को संभाला और मेरी विदाई की गई। मैं पूरा रास्ता रोती रही, पर सुनील 1-2 बार ही मुझे चुप रहने के लिए बोले। कार में भी अपनी सीट पर तटस्थ बैठे रहे। उस समय मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक तो अपने माँ बाबा से दूर जाने का गम, दूसरा अनजान लोगों के साथ रहने का डर। कोई और विचार मेरे दिमाग में नहीं आ रहा था। जैसे तैसे रोते बिलखते ससुराल पहुंची। वहाँ कुछ रिश्तेदार और सासू माँ मेरे स्वागत में खड़ी थी। सासू माँ का व्यवहार काफ़ी स्नेही लगा। बड़े प्यार से मुझे कमरे में ले गई। आंसू पोंछ कर मुझे गले लगाकर बोली, बेटी नहीं है इस घर में, तुम आज से मेरी बेटी हो और अब रोना नहीं। हंसते हुए मेरे धीर गंभीर बेटे को संभालना। चलो मुंह धो लो और बाल ठीक कर लो। कुछ देर में सभी मुंह दिखाई की रस्म के लिए आएंगे। उनका प्यार पाकर मेरा डर गायब हो गया। मैंने पूरे मन से खुद को वहाँ की रस्मों के लिए तैयार कर लिया। मुंह दिखाई के लिए पड़ोस की महिलाएं और घर में आए कुछ रिश्तेदार थे। सभी ने मेरी खूबसूरती और साथ आए हुए साजो सामान की खुले दिल से तारीफ की। मैंने अपनी सासू माँ की तरफ देखा। उनका चेहरा गर्व और खुशी से दमक रहा था। सबको संतुष्ट देख मन को शांति मिली। सभी के जाने के बाद सासू माँ ने माँ को फ़ोन किया और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी बेटी अब इस घर की बेटी है। मुझसे बात कराई। शाम ढलने को थी। सुनील गृह प्रवेश रस्मों के बाद से दिखे नहीं थे। मुझे एक सजे सजाए कमरे में ले जाकर बैठा दिया गया। हर लड़की की तरह अपनी सुहागरात के सुंदर सपने सजाए मैं सुनील का इंतज़ार करने लगी। दिन भर की रस्मों से थकान महसूस हो रही थी। कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। मेघा, उठो बेटी, सासू माँ की आवाज़ सुन मैं चौंक कर उठ बैठी। सॉरी माँ, मैं इतनी देर तक नहीं सोती। पता नहीं ऐसे कैसे सो गई थी। मेरी नज़र शर्म से फर्श पर टिकी थी। कोई बात नहीं बेटी, तुम बहुत थकी हुई थी इसलिए नींद आ गई। चलो अब नहा लो और तैयार होकर बाहर आ जाओ। कुछ रिश्तेदार जाएंगे अभी थोड़ी देर में। हंसते हुए उन्होंने मेरे सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। जी माँ, अभी तैयार होकर आती हूँ। सासू माँ के जाने के बाद मैं सुनील के लिए सोच रही थी। संकोचवश उनसे कुछ भी पूछ ना सकी। रात में वे कमरे में आए भी थे या नहीं, या सुबह उठकर चले गए हों। उफ मेघा, ऐसे कैसे अपनी सुहागरात में घोड़ी बेचकर सो गई। खुद को कोसते हुए तैयार होने के लिए उठी। लगभग सभी रिश्तेदार जाने के लिए तैयार थे। सासू माँ सभी की विदाई कर रही थी। मैं भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जाकर खड़ी हो गई, पर मेरी नज़र सुनील को ढूंढ रही थी। वे कहीं नहीं दिख रहे थे। सासू माँ को शायद मेरी मनोस्थिति का भान हो गया था। अतः मेघा, सुबह से सुनील सभी के लिए टैक्सी का इंतज़ाम करने में लगा है, तुम परेशान ना हो। मैं
झेप कर इधर उधर देखने लगी और वे मुस्कुरा रही थी। सभी के जाने के लगभग 1 घंटे बाद सुनील कमरे में आए। बोले, कल रात बहुत गहरी नींद में सो रही थी। शायद तुम इन 4 दिनों से ऐसी बोझिल रस्मों से थक गई थी। जी, कल नींद आ गई थी मुझे, पर आप जगा सकते थे मुझे। अपनी तरफ से मैंने सफाई दी। कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। सच कहूँ तो ज़िंदगी में पहली बार मुझे ऐसा कुछ महसूस हो रहा था जिसको मैं समझ नहीं पा रही थी, और ऊपर से सुनील की मुस्कुराहट, मैं खुद पर नियंत्रण खोती जा रही थी। ज़िंदगी खूबसूरत लगने लगी। सब कुछ अच्छा लग रहा था। ये क्या हो रहा है मुझे? कहीं मुझे सुनील से प्यार तो नहीं हो गया इतनी जल्दी? अभी तक सुनील से मेरी ज़्यादा बात भी नहीं हुई और मैं क्या क्या सोच रही हूँ। पागल मेघा, खुद से बात करते हुए हंस पड़ी मैं। कुछ समय ऐसी ही नई नवेली दुल्हन और उसके सपनों को जीती हुई मेरी प्यारी सी छोटी सी दुनिया, जिसमें मैं रच बस गई थी। कुछ दिन बाद सासू माँ ने फरमान जारी किया, बहू अपनी भी पैकिंग कर लो। कल सुनील के साथ अपने माता पिता से मिलने चली जाना और परसों दिल्ली। माँ, ऐसे अचानक? अभी तो कुछ समय और रुकना था। नहीं बेटी, सुनील की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही हैं। वह परसों चला जाएगा तो तुम यहाँ क्या करोगी? सासू माँ का फैसला था। मानना तो था ही, अतः मैंने भी अपनी पैकिंग शुरू कर दी। पर सुनील के चेहरे पर एक अजीब घबराहट और बेचैनी महसूस की मैंने। पर क्यों? हो सकता है मुझे साथ नहीं ले जाना चाहते हों। एक बार पूछूं क्या? पूछने पर कहीं नाराज़ ना हो जाएं। मन में कई तरह के सवाल चल रहे थे। अचानक ऐसी तब्दीली देख किसी का भी मन संशय में पड़ जाए, और यह मेरा भ्रम भी तो हो सकता है। माँ को छोड़कर जाने से भी मन उदास हो सकता है। मैं भी क्या कुछ भी सोच कर बैठ जाती हूँ। यही सच होगा। माँ के लिए ही सुनील चिंतित होंगे, सोचकर काम में जुट गई। अगले दिन सुबह सुबह मायके के लिए निकल गए हम दोनों। माँ बाबा हम दोनों को देखकर बहुत खुश थे। मेघा बिटिया, आज कुछ भी ना नुकुर नहीं करना, सब अच्छे से खा लेना। तुम्हारी माँ सुबह से रसोई से निकली नहीं, तुम्हारी पसंद का सब बनाया है। दामाद बाबू की पसंद के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, जो पता था सब बन गया है। अरे बाबा, आप नाहक परेशान हो रहे हैं और माँ को भी परेशान किए हुए हैं। सुनील सब कुछ खाते हैं। मेरी बाबा से प्यारी नोकझोंक चल रही थी, पर मेरी नज़र सुनील पर ही थी। उनके चेहरे पर पहले से ही अधिक परेशानी दिख रही थी। आखिर बात क्या है? यहाँ भी कुछ पूछा नहीं जा सकता था। माँ तो मेरी शक्ल देखकर ही मेरा दिमाग पढ़ लेंगी। मुझे सहज होना होगा। किसी तरह दिन बीता। मैं खुद को सहज रखने का भरसक प्रयत्न करती रही। दामाद बाबू कम बोलते हैं या नाराज़ हैं तुझसे? जब से आए हैं गुमसुम से हैं। हर सवाल का हाँ या ना में जवाब दे रहे हैं। आखिर माँ ने पूछ ही लिया। माँ की नज़रों से कैसे कोई छिप सकता है? पर मैं बोली, माँ आप भी क्या क्या सोच लेती हैं। हाँ, सुनील कम बोलते हैं, पर मुझसे नाराज़ क्यों होंगे? वे माँ को अकेले छोड़कर जाने की वजह से थोड़ी परेशान हैं बस। माँ को किसी तरह समझा लिया, पर सच तो यह था कि सुनील का यह व्यवहार मेरी समझ से भी परे था। माँ बाबा से विदा लेकर हम उसी रात चले गए। यहाँ भी सासू माँ हमारा इंतज़ार कर रही थी। खाना खाकर आ गए थे, थके हुए भी थे, इसलिए ज़्यादा बात ना कर सिर्फ वहाँ का हाल चाल बताकर सोने चले गए। भोर की किरणें जब चेहरे पर पड़ी तो मेरी नींद खुली। बगल में सुनील भी गहरी नींद में थे। यूँ तो सभी के सामने धीर गंभीर रूप में रहते हैं, अभी चेहरे पर यह कैसी मासूमियत झलक रही है। मैं एकटक निहारे जा रही थी, तभी सुनील की आंख खुली। मुझे ऐसे देखते हुए झेप गए। क्या बात है, आज सुबह सुबह इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं जनाब के। सुनील की बात सुन मैं भी शर्मा गई। चोरी जो पकड़ी गई थी। पूरा दिन सामान समेटने में चला गया। हम रात की ट्रेन से दिल्ली के लिए निकल गए। सुबह सुनील का मूड ठीक था, पर जैसे जैसे जाने का वक्त आ रहा था, सुनील के चेहरे की परेशानी बढ़ती जा रही थी। स्टेशन से टैक्सी कर घर आ गए। सुनील ने मुझे फ्लैट नंबर बताकर चाबी दी और खुद सामान उतारने लगे। घर तो बहुत गंदा होगा। लगभग 15 दिनों से सुनील थे ही नहीं यहाँ। पता नहीं कोई मेड भी है या नहीं। यही सोचते हुए मैंने लॉक खोला तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। यह क्या? आप इतने दिनों बाद आए हो, फिर भी घर ऐसे साफ जैसे हर रोज़ सफाई होती हो।
पीछे आते हुए सुनील से मैंने पूछा। हाँ, वह मेरी एक फ्रेंड की फैमिली भी यहाँ रहती है। मैंने उन्हें सफाई के लिए बोल दिया था। सुनील अचकचाते हुए बोले। यह तो सही किया आपने। अच्छा, किचन कहाँ है? मैंने सुनील से पूछा। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ। तुम बहुत थकी हुई हो, खाना खाकर आराम करो। किचन देख लो, पर खाना शाम को बनाना। वे बड़े प्यार से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए बोले। जी, जैसा आप कहें हुजूर। मैंने भी नजाकत से आंखें झुकाकर बोला। फिर दोनों हंस पड़े। अगले दिन सुनील के ऑफिस जाने के बाद दरवाजे पर खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने एक बेहद खूबसूरत औरत, जिसके हाथ में चाबी थी। शायद वह फ्लैट का लॉक खोलने की कोशिश कर रही थी। मुझे एकटक देखे जा रही थी, जैसे कोई अजूबा देख लिया हो। आप कौन? अपनी तरफ ऐसे देख मैं थोड़ी घबरा गई, इसलिए सीधा सवाल किया। यह फ्लैट तो सुनील का है, आप कौन हैं? उसने मेरे सवाल का जवाब सवाल में दिया। मैं सुनील की वाइफ मेघा हूँ। कल ही हम लोग आए हैं। मेरा यह कहना था कि वह मुझे चौंक कर देखकर चकरा गई। मैंने झट से उसे सहारा दिया और अंदर ले आई। पानी पिलाया तो वह कुछ संभली। आप ठीक तो हैं? कौन हैं आप? मेरे जहन में कई तरह के सवाल आ रहे थे। जी माफ़ करें, मैं आपके ऊपर वाले फ्लैट में रहती हूँ। कल बाहर गई थी, रात में वापस आई, इसलिए पता नहीं चला कि सुनील वापस आ गए हैं। मैं तो सफाई करवाने आई थी। उसने खुद को संयत करते हुए कहा। वह आप हैं? कल सुनील ने बताया था कि उनके कोई फ्रेंड ऊपर वाले फ्लैट में रहते हैं, वही साफ़ सफाई करवा देते हैं। पर आपकी तबीयत सही नहीं लग रही है, मैंने कहा। हाँ, कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ कुछ दिनों से, शायद इसीलिए चक्कर आ गया होगा। अरे तो फिर आपको आराम करना चाहिए। आप मेरे घर की देखभाल में लगी हैं। आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। आप प्लीज़ परेशान ना हो। अरे परेशानी कैसी, आपके बहाने मैं भी चाय पी लूँगी। कहते हुए मैं किचन चली गई। देखिए, मैं भी कितनी अजीब हूँ। इतनी देर से हम बातें कर रहे हैं और आपका नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। मैं संध्या। मेरे पति अंकित आर्मी में हैं। पोस्टिंग भी ऐसी जगह पर है जहाँ परिवार को नहीं रख सकते, इसलिए मैं अकेली अपनी बेटी को लेकर रहती हूँ। आप दिल्ली जैसे शहर में अकेली रह रही हैं। संध्या, आप में बहुत हिम्मत है। मैं तो अकेले रह ही नहीं सकती। सुनील जब तक ऑफिस से आते नहीं, मैं तो बेचैनी से उनका इंतज़ार करती रहती हूँ। मेरी बात सुनकर वह अजीब नज़रों से मुझे एकटक देख रही थी। मैंने गौर तो किया, पर कुछ समझ नहीं आया कि वह ऐसे क्यों देख रही है मुझे। सूर्यास्त होने वाला था। आसमान में चारों तरफ लालिमा छाई थी। मैं गेट पर खड़ी सुनील का इंतज़ार कर रही थी और प्रकृति के इस खूबसूरत नज़ारे को और अपनी खुद की बनाई सपनों की दुनिया में खोई हुई थी। तभी सुनील की आवाज़ ने मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। यह क्या कर रही हो मेघा? तुम अभी इस शहर से अनजान हो, ऐसे बाहर निकल कर मत खड़ी हुआ करो। घर में घुसते ही सुनील शुरू हो गए। तो क्या मैं पूरा दिन घर पर बैठी रहूं? बाहर सिर्फ मैं ही नहीं, और भी औरतें खड़ी हैं, और मैं इस शहर से इतनी भी अनजान नहीं। भाई जब यहाँ पढ़ता था तो मैं भी उसके पास रहती थी। कहते हुए मैं चाय बनाने चली गई, या यूँ कह ले कि बात बढ़ने से रोकने के लिए हट गई। चाय पीने के साथ सुनील भी सहज हो गए थे। तभी मैंने संध्या जी के बारे में बताया। संध्या का नाम सुन सुनील बहुत असहज हो गए। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थी। हाव भाव अचानक बदल गए। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है आपकी? मैं उन्हें ऐसे देख घबरा गई। नहीं, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम परेशान ना हो। शायद ब्लड प्रेशर बढ़ गया होगा। कहते हुए सुनील खुद को सहज करने की कोशिश करने लगे। क्या बात हुई तुम दोनों में? सुनील ने पूछा। कुछ खास नहीं, उन्हें शायद हमारी शादी के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे देखकर थोड़ी नर्वस लग रही थी। कहते हुए मैं डिनर की तैयारी में लग गई। समय बीतते देर नहीं लगती, ऐसे ही दिन गुजरने लगे थे। सुनील मेरी तरफ से निश्चिंत थे और मैं उनकी तरफ से। मुझे अपने प्यार पर भरोसा था।